गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मॉडर्न हिस्ट्री का 13वां लेक्चर है। 1 से 12 तक लेक्चर मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए। आगामी बीपीएससी यूपी पीसीएस टीचर के एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आजकल जो होगा साहू जी, इसे मैं ताराबाई राजा राम ये मैं पिछले वीडियो में पढ़ा दिया। अगर आप नहीं देखे तो पिछला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। तो आज मैं पढ़ाऊँगा साहू जी, क्योंकि पिछला वीडियो में ताराबाई पढ़ा दिया था। उससे पहले मैं राजा राम वगैरह पढ़ा दिया था, जो मराठा अभी चल रहा है। इसी तरीके से आपको मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद ज्योग्राफी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, पॉलिटी का भी 10-15 वीडियो डाल दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे तो जाके देखिए। साहू जी 1707 से 1719 तक शासन करता है। कौन? साहू जी संभाजी के पुत्र थे। साहू जी कौन थे? तो संभाजी के पुत्र थे। खेर नामक स्थान पर शाह जी एंड ताराबाई के सेना के बीच युद्ध हुआ। कौन सा स्थान पर? खेर नामक स्थान पर। खेर नामक स्थान पर शाहजी एंड ताराबाई के सेना के बीच युद्ध हुआ। ताराबाई पराजित हुई। इसमें ताराबाई की हार हो जाता है। साहू जी ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। साहू जी ने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। यहीं पर 1708 में राज्याभिषेक करवाया अपना। उस समय अपने आप को भी राज्याभिषेक करवाता था। तो इसके बाद देख लीजिए। मराठा राज्य से 2 भागों में बांटा गया था। मराठा राज्य यहाँ से 2 भाग में बट गया। साहू जी के बाद मराठा 2 भागों में बट गया। देख रहे हैं, साहू जी शासन किया, इसके बाद मराठा यहाँ से 2 भागों में बट गया। एक था सतारा साहू के अधीन था, और दक्षिण के कोल्हापुर जो शिवाजी द्वितीय के अधीन था। सतारा कब बट गया था? साहू के बाद मराठा 2 भागों में बट गया। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन भी बना सकता है कि मराठा का 2 भागों में विभाजन कब, किसके काल के बाद हुआ? साहू के बाद हुआ था। तो ये एक तरफ था सतारा, किसके? साहू के अधीन था। और ये दक्षिण कोल्हापुर, जो मुंबई में आप कोल्हापुर सुनते होंगे क्षेत्र, जो शिवाजी द्वितीय के अधीन था। समझ गए? जनवरी 1708 में अपने सिंहासन रूढ़ होने के अवसर पर साहू ने 1708 में अपने सिंहासन रूढ़ होने के अवसर पर साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना के निर्माता का पद प्रदान किया। पेशवा के पद पर बालाजी की नियुक्ति के साथ ही यह पद वंशानुगत हो गया। किसके? पेशवा के। जब ये पद पाया, पेशवा के पद पर बालाजी की नियुक्ति के साथ ही यह पद वंशानुगत हो गया, और बालाजी विश्वनाथ राज्य के वास्तविक शासन बन गए। बालाजी विश्वनाथ राज्य के वास्तविक शासक बन गए। 1714 में राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई ने ताराबाई और उनके पुत्र को कैद कर लिया। 1714 में क्या किया? राजा राम की दूसरी पत्नी राजसबाई ने ताराबाई और उनके पुत्र को कैद कर लिया। आप देख लीजिए, दूसरा भाग जो विभक्त था, जो शिवाजी द्वितीय के अधीन था, तो वो देख लीजिए। शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद राजा राम की दूसरी पत्नी, शिवाजी द्वितीय के बाद राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र संभाजी द्वितीय गद्दी पर बैठा। शिवाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद राजा राम की दूसरी पत्नी से उत्पन्न पुत्र संभाजी द्वितीय गद्दी पर बैठता है। उसके बाद 1731 में संभाजी द्वितीय वारणा के संधि के बाद यह संघर्ष समाप्त हुआ। इसके तहत संभाजी द्वितीय मराठा राज्य के दक्षिण भाग पर, जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी, शासन करे, एवं सतारा पर साहू शासन करे। दोनों को मिल गया अपना अपना अधिकार क्षेत्र।
इसके बाद राजा राम द्वितीय का आ जाता है। राजा राम द्वितीय का शासनकाल कब से कब? 1749 से 1750 तक रहता है राजा राम द्वितीय। 1750 में बालाजी बाजीराव से राजा राम द्वितीय की संगोली की संधि हो गई। संगौला की संधि, संगोली वो मत समझिएगा जो नेपाल और अंग्रेजों के बीच हुआ था, वो संगोली की संधि हुई थी, ये संगौला की संधि है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। 1750 में बालाजी बाजीराव से राजा राम द्वितीय की संगौला की संधि हो गई। इस संधि के तहत मराठा संगठन का वास्तविक नेता पेशवा बन गया। इस संधि के तहत मराठा संगठन का वास्तविक नेता कौन बन गया? पेशवा बन गया। पेशवाओं का इतिहास, यहाँ से शुरू होता है पेशवाओं का इतिहास। इसमें क्या है? बालाजी विश्वनाथ जो 1713 से 20 तक शासन करता है। इसको बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। किसको? याद रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। 1699 में 1699 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक मराठा 1699 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक मराठा सेनापति धानाजी यादव की सेवा में रहे। 1699 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक मराठा सेनापति धानाजी यादव की सेना में रहे। धाना की मृत्यु 1708 में हो गया। धाना की मृत्यु कब हो जाती है? 1708 में। बालाजी को 1713 में साहू ने पेशवा नियुक्त किया। बालाजी को 1713 में साहू ने पेशवा नियुक्त किया। 1719 में मुगल बादशाह की ओर से 1719 में मुगल बादशाह की ओर से सैयद हुसैन अली द्वारा मराठों से की गई संधि थी। 1719 में मुगल बादशाह की ओर से सैयद हुसैन अली द्वारा मराठों से की गई संधि थी। इस संधि के अनुसार पहला, मुगल बादशाह रफ़ी उद दर्जात ने साहू को मराठा और साहू को महाराष्ट्र और साहू द्वारा विजित प्रदेशों को स्वामी मान लिया गया। दक्षिण भारत के 6 सूबों से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने की अनुमति दे दी गई। चौथ और सरदेशमुखी किस में वसूला जाता था? मराठों के ही समय वसूला जाता था। तो याद रखिएगा, मराठों के द्वारा वसूला जाता था क्या? चौथ और सरदेशमुखी। दक्षिण भारत के 6 सूबे चौथ और सरदेशमुखी वसूलने की अनुमति दे दी गई। इसके बदले साहू ने अवसर पड़ने पर मुगलों को 15,000 घुड़सवार सैनिक दिया। साहू ने किसको दे दिया? मुगलों को। रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा। समझ गए? तो किसने कहा था? रिचर्ड टेम्पल ने इस संधि को मराठों का मैग्ना कार्टा कहा था। तो आप लोग को याद रखना है। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 में आया। कौन आया? बाजीराव प्रथम। कब आता है? 1720 से 40 में आता है। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा बना। बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बालाजी प्रथम पेशवा बना। हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। किसने कहा था? हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। गुजरात विजय
इससे भी मराठे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे गुजरात से। इसे भी मराठे चौथ और सरदेशमुखी वसूल करते थे। यहाँ से कर वसूलने का काम त्रयम्बक राव दायादे को दे दिया गया, परंतु दायादे इसे संतुष्ट नहीं था। यह मालवा तथा गुजरात की संयुक्त चौथ पर अधिकार चलता था। 1738 में गुजरात मराठा राज्य में मिला लिया गया। 1738 में गुजरात को किस में मिला लिया गया? मराठा राज्य में मिला लिया गया। कब? 1738 में गुजरात को 1738 में गुजरात को मराठा राज्य में मिला लिया गया। मालवा विजय, मालवा विजय इसमें क्या होता है देखिए। मालवा उत्तर भारत तथा दक्कन को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में था। मालवा उत्तर भारत तथा दक्कन को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में था। दक्कन तथा गुजरात जाने का व्यापारी मार्ग गुजरते थे। मालवा उत्तर भारत तथा दक्कन को जोड़ने वाली एक कड़ी के रूप में था। दक्कन तथा गुजरात जाने वाले व्यापारिक मार्ग जुड़ते थे। वसीन की संधि, वसीन की संधि कब हुई थी? 1739 से 1739 में हुई थी वसीन की संधि। मराठों ने चिमनाजी के नेतृत्व में पुर्तगालियों से वसीन की संधि कर ली। मराठाओं ने चिमनाजी के नेतृत्व में पुर्तगालियों से वसीन की संधि कर ली। यह मराठाओं की महानतम विजय थी। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 में रहा। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक शासन किया। बालाजी बाजीराव 1740 से 61 तक शासन किया। बाजीराव का पुत्र बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाजीराव का पुत्र बालाजी बाजीराव का ही पुत्र था कौन? बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। बालाजी बाजीराव का ही नाम था नाना साहेब, इसी के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया नाना साहेब। अब 1857 की क्रांति में भी नाना साहेब का योगदान रहा, जहाँ तात्या तोपे थे, तब याद कीजिएगा वहाँ से रिलेट करके। मराठों ने 1742 ईस्वी में ओधरा के बुंदेला सरदार को मराठाओं ने 1742 में ओधरा के बुंदेला सरदारों को पराजित कर झांसी पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? मराठाओं ने 1742 ईस्वी में ओरछा के बुंदेला सरदारों को पराजित कर झांसी पर अधिकार कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध हो जाता है। क्या हो जाता है? पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अब्दाली विजय रहा था। यह पानीपत का तृतीय युद्ध में कौन विजय रहा था? तो अब्दाली विजय रहा था। हुआ था कब? 14 जनवरी 1761 को। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी, इसमें बाबर विजय रहा। 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच युद्ध हुआ था। उसमें अकबर विजय रहा। सूरत की संधि 7 मार्च 1775 को हो जाती है। सूरत की संधि कब हो जाती है? 7 मार्च 1775 को। रघुनाथ राव राघोवा और बम्बई सरकार के बीच यह संधि हुई। सूरत की संधि 7 मार्च 1775 को किसके बीच हुई थी? रघुनाथ राव राघोवा किसके बीच? राघोवा के बीच। मुंबई और सरकार के बीच संधि, बम्बई सरकार के बीच यह संधि हुई। बंगाल एवं कर्नाटक में मराठे आक्रमण नहीं करेंगे। इसे हुआ इस संधि के तहत ये कहा गया कि बंगाल एवं कर्नाटक में मराठे जो थे वो आक्रमण नहीं करेंगे। इस संधि में कहा गया। किस संधि में? सूरत की संधि में। किसके बीच हुआ था? रघुनाथ राव राघोवा और बम्बई सरकार के बीच हुआ था यह संधि, सूरत की संधि। कब? 7 मार्च 1775 को, याद रखिएगा। इस संधि के तहत यह कहा गया कि बंगाल एवं कर्नाटक में मराठा
आक्रमण नहीं करेंगे। इसके आगे बढ़िए। 18 मई 1775 को फर्स्ट अंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 18 मई 1775 को फर्स्ट अंग्ल मराठा युद्ध हुआ, इसमें अंग्रेज विजय रहा। फर्स्ट अंग्ल मराठा युद्ध में कौन विजय रहा? अंग्रेज विजय रहा था। पुरंदर की संधि 1 मार्च 1776 को हो जाती है। कौन सी संधि? तो पुरंदर की संधि कब हो जाती है? 1 मार्च 1776 को। कोलकाता काउंसिल ने मुंबई सरकार की सूरत की संधि को मानने से इनकार कर दिया तथा कोलकाता की अंग्रेजी सरकार की ओर से बैरन हेस्टिंग ने पूना सरदार में कर्नल ऑप्टन को भेजकर पुरंदर की संधि कर ली। पुरंदर की संधि, बरगांव की संधि, इसके बाद क्या होता है? बरगांव की संधि 1799 में हो जाती है। बरगांव की संधि कब हो जाती है? 1799 में। सालाबाई की संधि कब हो जाती है? 17 मई 1782 में हो जाता है सालाबाई की संधि। 17 मई 1782 को क्या हो जाता है? तो सालाबाई की संधि हो जाती है। सिंधिया की मध्यस्थता के कारण पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच हुआ। सिंधिया के मध्यस्थता के कारण पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच हुआ इस संधि में अंग्रेजी कंपनी को 20 वर्षों की शक्ति प्रदान की और 13 मार्च 1800 ईस्वी को बाजीराव द्वितीय 1795 में 1818 तक शासन किया। बाजीराव द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1795 से 1818 तक। यह रघुनाथ राव का पुत्र था। बाजीराव द्वितीय कौन था? यह रघुनाथ राव का पुत्र था। वसीन की संधि बाजीराव द्वितीय के एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी। वसीन की संधि किसके बीच हुई थी? तब वसीन की संधि बाजीराव द्वितीय के एवं अंग्रेजों के बीच हुई थी 31 दिसंबर 1806 को। पेशवा ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। जो पेशवा था उसने अंग्रेजों की अधीनता क्या कर ली? स्वीकार कर ली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक था? 1803 से 1805 ईस्वी के बीच। आर्थर बेलेजली ने 12 अगस्त 1803 को निजाम की सीमा पर स्थित अहमदनगर पर कब्जा कर लिया। आर्थर बेलेजली ने 12 अगस्त 1803 को निजाम की सीमा पर स्थित अहमदनगर पर कब्जा कर लिया। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 में होता है। थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध 1717 से 1818 के बीच हो जाता है। पूना की संधि, पूना की संधि 13 जून 1817 को हो जाती है। पूना की संधि कब हो जाती है? 13 जून 1817 को। एल्फिंस्टन ने बाजीराव द्वितीय से उसकी इच्छा न रहने पर भी 13 जनवरी 1817 ईस्वी को पूना की संधि कर ली। एल्फिंस्टन ने बाजीराव द्वितीय से उनकी इच्छा न रहने पर भी 13 जून 1817 को पूना की संधि पर हस्ताक्षर करवाया। इस संधि से पेशवा को मराठा संधि की प्रधानता छोड़नी पड़ी। इस संधि से पेशवा को मराठा संधि की प्रधानता छोड़नी पड़ी। मराठाओं के पतन के कारण क्या था? तो अयोग्य नेतृत्व। पतन के क्या कारण हो सकता है? तो अयोग्य नेतृत्व था। मराठा राज्य की स्वाभाविक दोष था एक स्थिर आर्थिक नीति का अभाव। जो एक स्थिर आर्थिक नीति होनी चाहिए ना, वो मराठाओं में नहीं था। मतलब कुछ ही दिनों के लिए कोई नीति बनाया जाता था। मतलब एक अच्छे और एक ठोस नीति की जरूरत थी, जो कि मराठाओं के पास नहीं बन सका। मराठाओं की घटिया सैनिक प्रणाली भी घटिया थी। पेशवाओं के अंदर मराठा प्रशासन, पेशवाओं के अंदर क्या था? मराठा प्रशासन। छत्रपति पेशवा का सचिवालय।
मराठा सरदार, प्रांतीय तथा जिला प्रशासन था। भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी मराठा लोग? भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी? भूस्वामियों को दो श्रेणियों में बांटा गया था। भूस्वामियों को दो श्रेणियों में बांटा गया था। पहला मीरासदार। पहला क्या था? मीरासदार। ये उन मूल वासिंदों के वंशज थे। ये उन मूल वासिंदों के वंशज थे जिन्होंने जंगलों को साफ कराकर खेती करना प्रारंभ किया। इन्हें अस्थायी भूस्वामी प्राप्त हुआ। अस्थायी भूस्वामी प्राप्त हुआ। अपरिस। अपरिस क्या है? अपरिस ये बटाईदार थे। अपरिस क्या थे? ये बटाईदार थे जिन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था। अपरिस क्या थे? ये बटाईदार थे जिन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था। ये पेशवा के अधिकारियों की अनुमति से जिन्हें कभी भी बेदखल किया जा सकता था। ये पेशवा के अधिकारियों की अनुमति से और उनकी देखरेख से कृषि करते थे। राज्य की आय का मुख्य स्रोत। राज्य की आय का मुख्य स्रोत सरदेश मुखिया और चौथ प्रमुख थे। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या थे? मुख्य स्रोत क्या थे? राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या थे? सरदेश मुखिया और चौथ प्रमुख थे। सरदेश मुखी क्या थे? यह पड़ोसी राज्यों से उनकी भू राजस्व का 10% लिया जाता था। सरदेश मुखी क्या था? जो पड़ोसी राज्य थे उसे 10% लिया जाता था। चौथ क्या था? चौथ यह पड़ोसी राज्यों से उनकी आय का 1/4 भाग लिया जाता था। चौथ याद रखिएगा। चौथ, सरदेश मुखी, ये दोनों इंपॉर्टेंट कर था जो मराठाओं द्वारा वसूला जाता था। तो चौथ में कहते हैं पड़ोसी राज्यों से उनकी आय का 1/4 भाग लिया जाता था। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, ये क्या था? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण ये क्या था? 1717 से 1813 में। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1857 का था। 3 चरण चला ना। और वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 से 1947 तक चला। तो समझ गया। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण 1757 से 1813। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण 1757 से 1813। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण 1813 से 1857 और वित्तीय पूंजीवाद का चरण 1858 से 1947। ये तीनों अवस्थाएं शोषण के विभिन्न रूप से संबंधित हैं। ये तीनों अवस्थाएं शोषण के विभिन्न रूपों से संबंधित हैं। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण ये क्या है? वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण ये क्या है? भारत में ब्रिटिश उपनिवेश की शुरुआत 1757 ईस्वी में हुई जब प्लासी युद्ध में भारत के व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण कब से कब शुरू होता है? भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत 1757 में हुई जब प्लासी के युद्ध में भारत के व्यापार पर एकाधिकार कायम करना, भारत से धन लूट कर ले जाना, व्यापार मूल्य से कम मूल्य पर कपड़ा और तैयार करवाना। औद्योगिक पूंजीवाद का चरण क्या है? औद्योगिक पूंजीवाद का चरण ये क्या था? भारत के साम्राज्यवादी शोषण के इतिहास में 1813 इस वर्ष भारत में व्यापार पर से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। कब समाप्त हो गया? भारत पर कंपनी का अधिकार कब समाप्त हो गया? 1813 में हो गया। यहीं से औद्योगिक पूंजीवाद द्वारा भारत का शोषण शुरू हुआ। यहीं पर क्या हुआ? औद्योगिक पूंजीवाद का भारत का शोषण शुरू हुआ। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 1750 से 60 ईस्वी में हुई। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कब से हुई? 1750 से 60 ईस्वी में हो जाती है। भारत से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई।
भारत की लूट से, अच्छा, भारत की लूट से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। मिल से कपड़े तैयार हुए थे, इसलिए हाथ से बने कपड़े से सस्ते थे। मिल से कपड़े तैयार हुए थे, इसलिए हाथ से बने कपड़े से सस्ते थे। हाथ से बने कपड़े से सस्ते थे। सर्वप्रथम भू व्यवस्था में प्रयोग, सर्वप्रथम भू व्यवस्था में प्रयोग। अस्थाई बंदोबस्त द्वारा जमींदारों को, अस्थाई बंदोबस्त द्वारा जमींदारों को भूमि का मालिक बनाए जाने के पीछे समर्थक वर्ग का निर्माण करना था। पूंजीवाद का तृतीय चरण स्टार्ट हो गया यहाँ से। पूंजीवाद को भारत में निवेश करना उचित समझा। पूंजी को भारत में निवेश करना उचित समझा। इसी समय मार्क्स एवं एंजलिस का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो चुका था। इसी समय मार्क्स एवं एंजलिस का द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो चुका था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।